खबर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। बहुत मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, मगर मैं रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूं। गवर्नर KPK की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ और उसको इंटरप्रेट इस तरह से किया जा रहा है क्या जो CM है गंडापुर साहब उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा या ये क्या मामला है। इसके साथ साथ मलिक रियाज साहब के वादा माफ़ गवाह बनने की भी बड़ी अच्छे तल्लुकात थे उनके हमारे साथ और हमारे रियासत के साथ, मगर बीच में इमरान खान की वजह से कुछ ख़राबी भी आई। क्या फिर हो रहा है। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो सऊदी सफ़ीर हैं उनकी मुलाकात असद कैसर साहब से भी हुई, तो ये डांडे कहाँ मिल रहे हैं। मगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अहम बात है, बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर, आज इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया जब एक नौजवान ने जिसके वालिद बिजली का बिल ना देने की पादाश में जेल में थे। खैर से जेल में तो उन्हें होना चाहिए था जिन्होंने ये वायदे किए हैं, मगर वो तो सर का ताज है। उसने तेज़ाब पी लिया, उसने जान दे दी। और हालत ये है कि जनाब वज़ीर बराए बिजली और पानी आज कायमा कमेटी में बुलाया गया तो तशरीफ़ नहीं ले गए। ब्यूरोक्रेट्स ने गोंगलुओं से मिट्टी वगैरह हटा दी। इस पर बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इजराइल और ईरान की जो जंग थी क्या वो हमने बंद करवाई। मगर आते हैं पहले सेगमेंट की तरफ। अतर काज़मी साहब, ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्या जो नामुकम्मल अमल था डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का वो उसकी तकमील बहुत ज़रूरी है कि उनसे जो है वहाँ पे हार्स ट्रेडिंग करवा दी जाए। तो एक सूबा चल रहा है, उसकी अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं, आपको कोई खौफ व ख़तर ही नहीं है, आप स्याह करें सफ़ेद करें, तो ये क्यों कर रहे हैं। इसमें क्या हिकमत है अतर काज़मी साहब। देखिए, पहली बात तो ये काजी साहब कि मैं हतमी तौर पे श्योर नहीं हूं कि ये कोई ऐसा फैसला किया गया है, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो अभी तक वफाक को उस तरह नहीं है, ना कोई सियासी चैलेंज है, ना ही कोई इंतजामी एतबार से चैलेंज है। तो मुझे नहीं लगता कि वफाक एकदम से कुछ ऐसा करेगा कि अली अमीन साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए। हाँ, क्या ख्वाहिश है ऐसी? शायद कुछ लोगों की ख्वाहिश हो, इसलिए कि जब से अब ऑपोजिशन को, वहां की जो ऑपोजिशन को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सीटें दी गई हैं, अलॉट कर दी गई हैं, तो उसके बाद से ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन आपको इसको ओवरऑल तनाजुर में देखना पड़ेगा कि पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है वहां पे भी अगर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की गई तो मेरे ख्याल में उससे हुकूमत के लिए मुश्किलात तो पैदा हो सकती हैं, आसानियां पैदा नहीं होंगी। जी मियां साहब। जी काजी साहब, एक खबर ये भी है कि मलिक रियाज को माफ़ कर दिया गया है, सुलह हो चुकी है। ये भी खबर है कि वो वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हैं। इसमें हकीकत क्या है? क्या मलिक रियाज वाकईतन वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे और बानी PTI के लिए कोई मुश्किलात बढ़ सकती हैं? ये मलिक रियाज साहब बैरिया वाले ही हैं ना? जी, मलिक रियाज साहब तो पाकिस्तान में एक ही हैं। वो मलिक रियाज साहब जो है, आपको पता है, हर इक़्तिदार के, अरे वो तो सारी दुनिया में एक हैं। सारी दुनिया में एक है। तो मुझे नहीं लगता कि मलिक रियाज साहब वादा माफ गवाह बनेंगे। ये एक दिन काफी महीने पहले जावेद चौधरी साहब ने भी ये खबर दी थी और एक प्रोग्राम में हम बैठे हुए थे, गालबन वो हम न्यूज़ का ही प्रोग्राम था, और काफ़ी माह पहले मैंने कहा था कि मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब दोबारा मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बनेंगे किसी के खिलाफ। हाँ, हो सकता है अपने ताल्लुकात वो किसी और तरीके से बेहतर कर लें, कोई ज़मीन दे दें, कुछ और चीज़ एडजस्ट कर लें, लेकिन वादा माफ गवाह बनते हुए मुझे मलिक रियाज साहब नज़र नहीं आ रहे। अगर वो इमरान खान के खिलाफ बनेंगे तो फिर इधर जिसने जो मलिक साहब से वादे किए और जो कुछ होता रहा, तो फिर बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम खुलेंगे। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं लगता कि वो कोई वादा माफ गवाह बनेंगे और कोई गवाही देंगे। मियां साहब, मियां शाहिद साहब, अभी आपने अतर काज़मी साहब की बात सुनी, आपका क्या वर्जन है? आप भी इस्लामाबाद में हैं। लेकिन सर देखें, इसमें जो मुस्लिम मुल्क जो है, एक दोस्त मुल्क उसने तो किरदार अदा किया है बाकायदा तौर पर। अरब अमारात की जानिब से ये वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर बात आई कि वहाँ पर जो मलिक रियाज हैं वो मुल्क के अंदर बेहतरीन अंदाज से काम करेंगे और बैरून मुल्क भी करेंगे। और जो इस तरह की खबरें आ रही हैं और इस हवाले से आ रहा है कि मलिक रियाज साहब जो हैं उनके तमाम मामला, तो ये शवाहिद भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी नीलाम होनी थी वो भी नहीं हुई और जो 12 तारीख को होनी थी उसको भी तारीख को आगे कर दिया गया। शायद कोर्ट ने भी उस पर नोटिस ले लिया। तो काज़मी साहब, ये लगता नहीं है कि जो एक मुस्लिम मुल्क इसमें किरदार अदा कर रहा है, और आज एक मुलाकात भी हुई है जो कि असद कैसर साहब की दूसरे मुस्लिम मुल्क के सफ़ीर से, सऊदी अरब के,
वहाँ भी मामला कुछ ऐसे खबरें आ रही हैं, चेमगोइयाँ हो रही हैं कि कुछ मुमकिन डील हो सकती है, मुमकिन रिहाई हो सकती है बानी पीटीआई की, और मुमकिन जो है शिफ्टिंग हो सकती है। इस सारे मामला पर रोशनी डालिएगा, ये हो क्या रहा है, क्या कोई ऐसे मामला नज़र आ रहे हैं मुस्तकबिल में? मियाँ साहब, मसला ये है कि जब यहाँ से कोई डील होती है ना, तो ना कोई सऊदी अरब का सफीर नजर आता है, ना किसी और मुल्क का कोई हुक्मरान नजर आता है। बस आखिरी टाइम पे पता चलता है कि ए वतन वालों, हम छोड़ के जा रहे हैं, और 40 बक्से उठाए जाते हैं और लोग मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। जब भी कोई डील होगी, ना वो सऊदी सफीर के लेवल पे होगी, ना वो असद कैसर साहब के लेवल पे होगी। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब इस वक्त इमरान खान साहब को बचाने के लिए कोई मुतहरिक हो चुका है। बाकी तहरीक इंसाफ वाले अपने आप को खुश करने के लिए इस तस्वीर को शेयर कर सकते हैं, मुख्तलिफ इसको रंग दे सकते हैं, पर मुझे कोई टू बी ऑनेस्ट ऐसी बात होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक और अतर काज़मी साहब, हम तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। जी जी, मैं एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब के 2 बयान आए और बड़े मुनासिब बयान थे कि जी ये हम जो सो कॉल्ड इब्राहिम अकॉर्ड है, उस पे हम उसके हवाले से देखेंगे कि जो अरब ममालिक हैं वो क्या करते हैं। आप ये समझते हैं कि ऐसी कोई तजवीज़ और फिर सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम अरब ममालिक के साथ चलेंगे। अरब ममालिक का तो ये आलम है कि रात को हुक्मरानों को नींद नहीं आती। जब तक जंग लगी हुई थी वो बेचारों की कांपे टांग रही थी, क्योंकि उनके अवाम में इतनी शदीद नफरत है इजराइल के खिलाफ। कैन वी, मैं तो नहीं समझता पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी होगी, मगर प्रेशर तो है और होगा भी उनका, जिस तरह से वो कर रहे हैं। और आप इसे कैसे अनफोल्ड होता देख रहे हैं, और ये इसकी क्या इम्प्लीकेशन पॉलिटिकल हो सकती हैं? अतर काज़मी साहब। देखिए काजी साहब, ये दोनों मौकों के ऊपर ना मोजिज वुज़रा से क्वेश्चन किया गया है, सहाफ़ियों की जानिब से क्वेश्चन किया गया है। एक होता है कि आप बाहर आते हैं, आके आप एक पॉलिसी बयान देते हैं। अब उनसे जब क्वेश्चन किया जाएगा उसके ऊपर उन्होंने कोई ना कोई बात तो करनी है। राना सनाउल्लाह साहब का भी मैं क्लिप देख रहा था, पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से क्या पाकिस्तान पे प्रेशर आ सकता है? यकीनन प्रेशर आया होगा, यकीनन इस हवाले से अमेरिका की ख्वाहिश होगी, हमारे जो अरब दोस्त ममालिक हैं उनकी भी ख्वाहिश होगी। यूएई ने जो सऊदी अरब की मर्जी के बगैर तो तस्लीम नहीं किया होगा इसराइल को, यकीनन उनकी मर्जी शामिल है। उनकी ये भी ख्वाहिश होगी कि हो सकता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर हो। लेकिन क्या कोई पाकिस्तान की रियासत में इसके हवाले से सीरियस थिंकिंग हो रही है या कोई फैसला कर लिया गया है? अभी तक जो इस्लामाबाद के अंदर आप फॉरेन ऑफिस में भी बात करें, मुख्तलिफ लोगों से बात करें, ये उस लेवल के ऊपर कहीं पे भी कोई थिंकिंग नहीं है कि जी हमने कोई अभी इसराइल को तस्लीम करना है या इब्राहिम अकॉर्ड का हम हिस्सा बनेंगे। मुझे ये इतनी जल्दी टू बी ऑनेस्ट चीजें उस तरफ जाती हुई नजर नहीं आ। बहरहाल ये आप बड़ा सेंसिटिव मामला है। और लेकिन एक और मियां साहब, आप कुछ बात करना चाहते थे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। काज़मी साहब, आपकी गहरी नज़र है, आज इस्लामाबाद के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं वो बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में आए, इलेक्शन कमीशन आए, उन्होंने 26 अरकान पार्लियामेंटेरियन जो हैं पंजाब के, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है, आपका नाअहली का रेफरेंस। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के रेफरेंस से जो है वो डर पैदा होगा, पंजाब असम्बली के अंदर मुहाजराई ख़त्म होगी या मुहाजराई और बढ़ेगी और इससे नई मिसाल कायम हो जाएगी जिससे जमहूरियत बहुत मजबूत होगी? देखिए टू बी ऑनेस्ट, माजी के अंदर भी यहाँ पे असेंबलियों में एहतजाज होता रहा। आप भी अरसे दराज से सहाफत में कवर कर रहे हैं। काजी साहब ने तो वो 90s की असेंबलियां भी कवर की होंगी जहाँ पे गो बाबा गो के नारे लगते थे। वहाँ पे शेख रशीद साहब क्या जुबान इस्तेमाल करते थे। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके बाद में बावलपुर जेल शिफ्ट किया गया। तो असेंबली के अंदर तो बहुत कुछ होता रहा, लेकिन उस जमाने में भी कभी किसी ने डी सीट करने की बात नहीं की। आज स्पीकर साहब कौन सी आईनी कैपेसिटी के अंदर खुद जाके उस इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं जिसके ओहदे की मियाद भी खत्म हो चुकी है, 26वीं तरमीम की वजह से वो वहां पे बैठे हुए। तो वो डी सीट होते हैं या नहीं होते? जो इनकी जहनियत है वो जरूर यहाँ हो रही है कि कितने बड़े जमहूरी लोग हैं कि ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या ये कोई शाही खानदान है कि जी मरियम के आगे किसी ने एहतजाज कर लिया तो उसको रीसीट कर दिया जाएगा? तो ये बुनियादी तौर पे इनकी जो सोच है जमहूरियत के हवाले से, ये उस चीज की अक्कासी करती है। बाकी आगे क्या फैसला आएगा, जिस मुल्क में वोट किसी और को पड़े और मखसूस नशिस्तें किसी और को दे दी जाएं और जो कुछ यहाँ पे होता आ रहा है, फैसला जो मर्जी आ जाए उसके ऊपर मैं तबसरा नहीं करूंगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। काज़मी साहब, आपको भी याद शायद हो या ना हो, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि जब यहाँ हेलीकॉप्टर से बेनज़ीर भुट्टो की डॉक्टर्ड तस्वीरें फेंकी गई थी, हुसैन हक्कानी साहब जो आजकल बड़े माशाल्लाह उधर
बड़ी खदमात अमेरिका में अंजाम दे रहे हैं, वो इसके थे, इंचार्ज थे इस प्रोजेक्ट के, तो तब भी कोई नहीं डी सीट हुआ। लेकिन सवाल ये है कि 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है। अब इस 2/3 मेजॉरिटी में आपके पास इख्तियारात कितने हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, या आप सब खुद समझ सकते हैं। तो अब क्या करना है? ये ज़ियाउल हक वाला रेफरेंडम करवाना है कि 99.9% वोट मिल गए हैं, या परवेज़ मुशर्रफ वाला? मतलब की लबना जी, मतलब इख्तियार जितना आपका है हमें पता है, वही नो, बस आप गाड़ी में बैठ के झंडा हिला लें। तो कुछ सब्र आ सकता है या नहीं आ सकता काज़मी साहब? देखिए काजी साहब, कोई भी चीज जब आप तामीर कर रहे हो या किसी चीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, उसके पीछे एक विजन होता है, कोई सोच होता है, सियासी सोच होती है, कोई नजरिया होता है। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरह से फायर फाइटिंग है। वो बुनियादी तौर पे चीजों को काउंटर करने की कोशिश हो रही है कि हमने इमरान खान साहब की सियासत को कैसे काउंटर करना है, कैसे अपने आप को मजबूत करना है। आप किसी भी जगह पे हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो सियासी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी जाती रिलेशनशिप हो या कारोबारी रिलेशनशिप हो, अगर आप इनसिक्योर होते हैं तो आप अगले बंदे की जिंदगी को अजाब बना देते हैं। इसी तरीके से जो हुकूमतें इनसिक्योर होती हैं, जो रियासतें इनसिक्योर होती हैं, वो अपने शहरियों की जिंदगी को अजाब बना देती हैं। उनको हर शहरी के अंदर गद्दार नजर आता है। वो जो हुकूमतें इनसिक्योर होती हैं, उनको हर चीज में खतरा नजर आता है। तो ये बुनियादी तौर पे उस सिंड्रोम का हम डिस्प्ले देख रहे हैं कि भाई इधर से भी हमने आप लेना कह है, रहे हैं वो भी लेना गोया है, आपकी काज़मी हुकूमत साहब भी बन गई। आप कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, कांपे अपनी टांग रही होती हैं और जबर बढ़ जाता है। ये तो हमने सुना है। मगर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोई कल एक टीवी चैनल पे एक बहुत बड़े साफ़ी फरमा रहे थे कि 27वीं तरमीम आ रही है, और इसमें जो है वो कुछ जो सरकारी मुलाजमीन पर एक बंदिश होती है कि 2 साल बाद वो सियासत कर सकते हैं या किसी पब्लिक ऑफिस में होल्ड कर सकते हैं। ऑल दिस सोशल मीडिया रूमर्स, या डू यू थिंक इट होल्ड्स वाटर? देखिए, सरकारी मुलाजमीन पे तो बंदी का कितना इतलाक होता है और कितनी नहीं होती सियासत, वो तो पूरे मुल्क को पता है। लेकिन क्या ऐसी कोई चीज है? टू बी ऑनेस्ट, अभी तो बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, आपको पता है, मुख्तलिफ चीजें गर्दिश कर रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम में एक आईनी कोर्ट की भी बात हो रही है। तो ये तो जब मामला सामने आएगा। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद में जो कुछ हुकूमती शख्सियात हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा से पहले सेनेट का इलेक्शन फतह करना है, उसके बाद फिर आगे हमने अपनी फतवात का सिलसिला बढ़ाना है। तो 27वीं आईनी तरमीम, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक सेनेट को फतह नहीं कर लिया जाता तब तक वो आएगी। उसको पहले फतह किया जाएगा, उसके बाद वो आएगी। अतर काज़मी साहब, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये हैं इश्यूज़, इन इश्यूज़ पे मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक वक्त है एक ब्रेक का, और मज़ीद इश्यूज़ हैं। मलिक रियाज साहब की बात डिस्कस कर ली। बिजली के बिलों पे आएंगे, क्या सफाकी है और इस पर कोई कान नहीं धरता। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मारूफ मशदान जनाब मुज़म्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल साहब। मुज़म्मिल साहब, एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग आज वाक़या हुआ है जिसमें हमने देखा, और ख़ुद एक जो मुलाजम थे वापडा के, उन्होंने बताया कि एक आदमी ने आज बिजली का बिल ना दे पाने की वजह से, अपने बाप के जेल में होने की वजह से, बिल ना देने की वजह से उसने बेचारे ने तेज़ाब पी लिया और वो नहीं रहा। अच्छा, और दूसरी जानब हम देखते हैं कि आज या कल गारमेंट कायमा कमेटी में था, बुला के पूछा भाई ये क्या फ्रॉड है जो बिजली के नाम पे किया गया है। माफ़ी चाहता हूँ, कोई भी इस माफिया से टकरा नहीं सकता। ये जो IPPs हैं, दे आर परहैप्स द मोस्ट पावरफुल पीपल कि 45,000 के पैसे दे रहे हैं, लेते 20,000 हैं, और लोड शेडिंग डेली हो रही है। हजूर ये फरमाए, इससे कोई निजात मुमकिन है या हिजरत ही करनी पड़ेगी? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त औसत आमदनी जो है वो जो है, आप यूँ समझ लें कि हुकूमत के बकौल $1800 है। अगर $1800 को आप मल्टीप्लाई करें तो वो जो है तकरीबन बनती है कोई 5.5 लाख। 5.5 लाख को आप तकसीम कर लें 12 से, तो महीने की जो है कोई 50-55 हज़ार। और मिनिमम वेज हुकूमत ने 37,000 से चेंज नहीं की। इस वक्त अगर 200 यूनिट से ऊपर किसी का बिल जाता है, 200 यूनिट तो कुछ भी नहीं होते, तो 200 यूनिट से ऊपर अगर किसी का बिल जाता है तो वो जो है
सीधा उस पे जो है 35 रुपए 40 रुपए का टैरिफ लग जाता है। तो वो जो उसका बिल जो 200 यूनिट का जो है 7-8 हजार है, वो जो है सीधा जो है सॉरी जो 1000-1200 है वो सीधा 8-10 हजार पे चले जाता है। तो ये तो सिर्फ 200 यूनिट वाले की दास्तान है। इसी तरीके से 300, 400, 500 यूनिट वालों की। तो ये जो है लोगों के बिजली के बिल, फिर उसके बाद गैस के बिल, फिर पेट्रोल की कीमतें। तो इस वक्त जो लोग दूसरे शहरों से, गांव से, देहातों से जो शहरों में काम करने आ रहे हैं, पहले वो अपनी फैमिली को रख लेते थे साथ और अपना घर चलाते थे। अब उन्होंने घर वगैरह सारे किराए के छोड़ दिए, अपने मालिकान के पास रहते हैं, क्योंकि ना वो बिजली का बिल अफोर्ड कर सकते हैं, ना गैस का बिल अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जो आपने दर्दनाक कहानी सुनाई है, ये वो लोग हैं कि जब पहली दफा बिजली का झटका लगा होगा तो घर में अगर कोई मोटर बाइक थी या कोई फ्रिज था या एसी था या कोई और चीज थी, वो उन्होंने बेचा होगा। फिर अगर कोई बहनों की या माँ की अगर कान में कोई बूंदे थे, वो जो इयररिंग्स होते हैं वो बेचोगे। अब फाइनली जो है लोग बिल दे दे के तंग आ गए हैं। मुजम्मिल साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। मैं एक बात बता दूं आपको, मैं एक मोबाइल शॉप पे गया तो मुझे उस पता चला कि वहाँ धड़ाधड़ लोग उधार पे मोबाइल शॉप खरीद रहे हैं किस्तों पे। तो मैंने कहा ये क्या बात है? उसने कहा जी ये हमसे लेते हैं, ये जाके बेचते हैं अपना, और बेच के तो बिजली का बिल अदा करें। मैंने कहा मैं ऐड कर दूं कि ये हालत कर दी है बिजली के बिलों ने। जी प्लीज कंटिन्यू। तो ये जो है अब ये सूरत हाल मुसलसल जो है जिसे कहते हैं वो, और ये जो जिनकी सफेद पोशी में जो जिसे कहते हैं कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, तो ये जो है ये इस हद तक पहुंच चुके हुए मामला। और फिर उसके बाद आपने देख लिया कि कल हफीज पाशा साहब जो, मैं माफी चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ आपको। नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इंडिया में बिजली का यूनिट 4.98 है, उनके जो पैसे 12 रुपये हमारे ख्याल हैं। अच्छा, बांग्लादेश में 7.7% है। इसके अलावा जो ये पूरे रीजन में हम देख रहे हैं, जिस तरह अभी मुजम्मिल साहब अफगानिस्तान में 2.5 अफगानी हैं। पाकिस्तान में मुझे ये बताया जा रहा है कि 76 रुपीज़ है, मगर ये प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। मुजम्मिल साहब, क्या वाकई 76 रुपये तक जाता है हमारा यूनिट जो 1000 से ऊपर खर्च करते हैं, या दिस इज एग्जैजरेटेड? नहीं, ये आज से चंद माह पहले तक था तकरीबन 65-70 रुपए का। लेकिन अब वो जो थोड़ी सी जो बिजली की कीमतें कम हुई और जो चीजें हुई थी, अब उसमें ये 50-55 रुपए का हो गया है। लेकिन मैं करेक्शन कर दूं कि 76 का नहीं है नाजरीन। हाँ जी जी, ये 50-55 रुपए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आवाम को एक तरफ आप बजट में जब जो कम से कम तनख्वाह जो है उसको तब्दील नहीं कर रहे, 37,000 में रखी हुई है। अगर किसी के 200 यूनिट भी आते हैं और 50 वो नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर है और उसका 10,000 अगर बिजली का बिल आ जाए 37,000 की आमदनी में, तो वो क्या मतलब वो उसके बाद गुजारा करेगा, कैसे करेगा? तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त बहुत क्रिटिकल है, आमदनी लोगों की ना होने के बराबर है और लोग इस वक्त जो है बहुत ज्यादा परेशान है। ये हुकूमत को एहसास करना चाहिए। हफीज पाशा साहब ने कल एक टीवी प्रोग्राम में बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी की शरह 22% है। 22% का मतलब ये है हमारे शो में कहा उन्होंने, या 8 करोड़ लोग, हाँ हमारे शो में 7 करोड़ या 8 करोड़ लोग जो है नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं, तो उसका 22% का मतलब 1,60,00,000 लोग बेरोजगार हैं। अब अगर किसी की आमदनी छोड़े, अगर वो बेरोजगार है तो उसके घर में इस तरह के बिजली के बिल आएंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी? तो एक जिसे कहते हैं पाकिस्तान में मिडिल क्लास खत्म हो चुकी हुई है, बिल्कुल मिडिल क्लास का कला कमा हो चुका हुआ है। जो है पाकिस्तान में इस वक्त जिसे कहते हैं कि लोग हिजरत कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा, आपके सामने है, जिसमें हुकूमत बड़ा क्रेडिट लेती है कि जी वो रेमिटेंसेस बढ़ गई है और यूं हो गया, लेकिन वो रेमिटेंस नहीं बढ़ी, वो लोग छोड़ के गए जिनको यहाँ रोजगार नहीं मिला। लेकिन पूरा पाकिस्तान तो बाहर नहीं जा सकता। उस दिन मैं किसी के साथ प्रोग्राम कर रहा था, मैं भूल गया कौन थे, उन्होंने कहा कि अगर आज पाकिस्तानियों को वीजा मिल जाए तो पाकिस्तान में आपको बंदा नजर ना आए, क्योंकि जो एक ना सिर्फ रोजगार, फिर लोग मायूस भी हो गए हुए जो रूल ऑफ लॉ, ये तमाम चीजों से। तो ये तमाम का तमाम जो है इस वक्त हम देख मुजम्मिल साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है और तशवीशनाक डेवलपमेंट है कि क्रिप्टो के हवाले से जो हमारी एफर्ट्स थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि IMF इजाज़त नहीं दे रहा हुकूमत को कि वो उनको सस्ती बिजली दी जाए। आप क्या समझते हैं कि क्रिप्टो का मुस्तकबिल क्या है? और जो हमने एक वहाँ से मिनिस्टर लाए थे बाहर से, फिर उनका जो है मुस्तकबिल क्या है कि क्रिप्टो डिजिटल करेंसी चलती हुई नज़र आ रही है आपको? देखें, ये भी एक
मुझे नहीं समझ आया कि जिस मुल्क में अभी जो है लोगों के पास बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत नहीं है, जिस मुल्क में लोगों को डिजिटल करेंसी मतलब डिजिटली ऑनलाइन जो ट्रांसफर करते हैं उस पे जो है अभी तक अवेयरनेस नहीं है, उस मुल्क में क्रिप्टो करेंसी और कहा यह जा रहा है कि हमारे पास बिजली वाफिर है। तो बिजली अगर सिर्फ बिजली ही क्रिप्टो करेंसी का होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा तो आज क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग सऊदी अरब कर रहा था। इतना तेल है, वो बिजली बनाता, तेल एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, शुरू हो जाता। ये जो तेल की जंग आपने देखी है अभी भी छिड़ी है। तो ये वो जो हमारे जिसने भी ये ब्रिलियंट आइडिया दिया, तो पहले अपनी आप जो है जरूरियात पूरी कर लें। आप अपनी अगर आप कहते हो कि आपके पास कोई सस्ती बिजली है तो पहले वो आवाम को दे दो। आपने आवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इस वक्त जो है आप देखें कि अपना ही उनका जो है वजीर तेल जो है वो अपनी वजीर बिजली पे इल्जाम लगा रहा है कि इसने 400 अरब रुपए का तेल मंगा लिया। दूसरी तरफ जिसका क्रेडिट हमेशा ये लेते रहते थे कि हमने सस्ती एलएनजी लाए हैं, अब वो एलएनजी भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। दुनिया में मिन्नतें कर रहे हैं कि जहाज ना भेजो, और अगर वो कहते हैं नहीं हमने भेजना है जहाज, तो अब वो उसकी दूसरा स्टेप ये करें कि कहीं मुल्क से बाहर स्टोरेज करा दें। आज की खबर है $388 मिलियन ये पता नहीं कितना उसमें नुकसान किया हुकूमत ने, जो 100 अरब से ऊपर रकम बनती है। तो ये सिर्फ जो है हमें आपको जो है बुलाने पिसलाने वाली बिटकॉइन ये वो, कहाँ से, हम उस काबिल ही नहीं है, हमारे अंदर वो सकत ही नहीं है। और उसके लिए फिर एक काउंसिल भी बनाई थी, आपने पिछले दिनों देखा था। वो काउंसिल जो है जिस मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर जो है रोजाना स्टेट बैंक से आप खरीद के बढ़ा रहे हो, तो वो अगर अच्छा, उस मुल्क में बिटकॉइन की अपना तिजारत मुजम्मिल शुरू साहब हो एक गई, और तो भी ये रहनुमाई कीजिएगा कि ये जो शायद तय्युश में कहेंगे कुत्तों की खुराक होगी, इस तरह की चीज़ें, इस पे टैक्स हटाया जा रहा है। ये खबर भी नाज़रीन आप अपनी स्क्रीनों पे देख रहे होंगे। और जो अपना गरीब आदमी है उसकी चीज़ों पर जो है वो टैक्स, क्या ये तसव्वुर दुरुस्त है? ये जो बजट आया है इस पर आपकी रीडिंग क्या है मुजम्मिल साहब? देखिए, ये असल में आप थोड़ा सा हम लोग हर चीज को इस तरीके से देखते हैं कि मतलब हम उसको इशू बना लें। आपको याद होगा जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे तो इन्होंने दरामदात में पाबंदी लगा दी थी। तो उस वक्त फिर पाबंदी इन्होंने जब हटाई तो उस पे बेतहाशा जो है ड्यूटीज और वो लगा दी थी, यानी कि 500-500%, 400-400%, 100-100% रेगुलेट ड्यूटी भी लगा दी थी। तो उससे हुआ नुकसान ये कि दुनिया से आप कोई चीज नहीं मंगा पा रहे थे इस मुल्क में। तो अब वो IMF और आलमी इदारों ने कहा है कि दुनिया में पाकिस्तान से ज्यादा ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं है कहीं पे भी, तो आप इसको जो है रैशनलाइज करो। अब उसका हुआ क्या, नुकसान क्या हुआ था, जब आपने ड्यूटियां बढ़ाई तो बाहर की जब दरामदी चीज की कीमत बढ़ गई तो जो मकामी चीज वाले थे उन्होंने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी, तो आवाम को फिर भी फायदा नहीं मिला। और वो जो मकामी जो कारोबार थे उनकी लॉटरी लग गई। वो जो है मतलब चारों घी, मतलब चारों उंगलियां मुजम्मिल घी में साहब और ये वो तो सर कढ़ाई रेगुलेटरी वाली बात अथॉरिटी थी। होनी चाहिए ना। फिर वो जो एक आपके दौर में जो एक आई थी रिपोर्ट, क्या नाम था उनका भला साहब, उन्होंने कहा यार ये बंद कर दो ओगरा शोगरा। एक रिपोर्ट आपके दौर में आई थी, आपको याद होगा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में, गालबन अब्दुल्ला अबू बकर साहब की रिपोर्ट थी, बड़े अपराइट ऑफिसर हैं। तो ये तो इनका काम है, ये काम ही नहीं करते तो क्या करें हम? अब सर बात यही है ना कि आप आपके सामने चीनी की मिसाल ले लें। चीनी की पहले बरामदात की इजाजत दी, जब ये हुकूमत इन्होंने ली थी तो 85 रुपए चीनी थी। अब कोई कहता है 180 है, कोई कहता है 190 है, मैं कहता हूँ 170 भी हो तो डबल हो गई। तो वो जी चीनी मुल्क में वाफिर है करके जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर दी, और अब उसी चीनी को वापस दरामद करने की बात कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट की आपने 140-150 रुपए की कीमत के तनासुब से। अब आप कह रहे हैं कि 250 रुपए के हिसाब से इंपोर्ट होगी, जिसमें 45 रुपए फी किलो हुकूमत को देने होंगे, और कोई 42 अरब की सब्सिडी होगी। तो ये आप मुझे बताएं, तो मतलब क्या फायदा इस चीज का? देखे ना मुजम्मिल साहब, ये मुझे बताएं, बिजली वाफर, चीनी वाफर, कीमतें भी वाफर, और हमें ये जो ख्वाब दिखाया गया था जी, बड़ा मुश्किल से हमने कर लिया। अब लोड शेडिंग, रोज लोड शेडिंग होती है मेरे घर में हजूर, और फिर उस लोड शेडिंग का मैं बिल भी देता हूँ। लेकिन बात यह है कि क्या ये तस्वीर गलत है? मेरा आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए कि क्या इसमें ये मुआहदे क्योंकि खोल नहीं रहे तो एक तस्वीर है मुबैना तौर पर कि ये बिजली में हम कुछ किकबैक्स की किस्तें भी हमसे ली जाती हैं?
सर अब ये देखें, बात ये है कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली, और आपने फिर महंगी तरीन बिजली लगाने के बाद ईंधन भी दरामदी रख दिया, उसके बाद जो है इतनी महंगी हो गई। अब आप देख लें कि आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि 1960 अरब रुपए जो है इस साल भी जो है कैपेसिटी पेमेंट करेंगे बिजली घर वालों को। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है हमने इससे मुआहिदा कर लिया, उससे मुआहिदा कर लिया, तो कहीं नजर तो नहीं आ रहा था मुआहिदा। तो बहरहाल अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, सर मैं यही से आपकी रहनुमाई चाहूँगा और इस पे जो है वो एक फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रखूँगा कि जो बिजली की कीमतों के हवाले से बात हो रही है और इसमें जो कैपेसिटी पेमेंट है वो मैंने देखा है कि जो कल नेपरा का फैसला है उसमें 18 रुपये 39 पैसे है और बिजली के चार्जेस सिर्फ जो हैं वो कीमत वो 10 रुपये 94 पैसे है। ये कैपेसिटी पेमेंट से जान छूटेगी या नहीं, इसी तरह रहेगा ये? नहीं जी, इसी तरह रहेगा, क्योंकि अभी तो आपने जो 2014-15 में जो चाइनीज मुआहिदे किए थे नवाज शरीफ की हुकूमत ने, वो तो अभी बिजली घर लगे हैं और अभी उन्होंने 10-12 साल चलना है। और जो पुराने मुआहिदे थे वो तो खान साहब की हुकूमत में वैसे ही जो है एड्रेस हो गए थे, अब हुकूमत ने उसको और थोड़ा बेहतर किया है। अब मसला सिर्फ यही है कि बिजली जो है आप इस्तेमाल करें और हुकूमत अपने टैक्स भी कम करे। अब हुकूमत के टैक्सेस भी आप आपने देखें ठीक ये बिजली के बात बिल कही में। कि जो 14-15 के जो मुआहिदे थे जो ले बैठे और जिस पे बात हुई, जिस पे सुन पर चाइना वालों ने कहा ये मत लगाएं ये कोल शोल और ये सब कुछ, मगर ये बड़ी एक बड़ी दिलदोज दास्तान है जो आज हमने की। उससे एक नौजवान जिसने खुदकुशी की। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे इजराइल ईरान जंग की और उसमें पाकिस्तान का क्या रोल था, और आने वाले दिनों में जो ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पर हमले की बातें क्यों की जा रही हैं। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड जनाब मोहम्मद अफसल साहब ने। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। जनरल साहब, पहले तो मैं सबसे ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कल भी हमारे शो में कुछ दोस्त कह रहे थे कि हमारी असेसमेंट ये है कि जो सुबकी हुई इंडिया को और जिस तरीके से मोदी साहब जो उनका अनसेरेमोनियल एग्जिट का ख़तरा बन गया है उसको वो ऑफसेट करने के लिए वो कोई 95% ख़तरा है कि वो अटैक करेंगे। डू यू थिंक ये असेसमेंट ठीक है, और इफ इट इज सो व्हाट इज आवर प्रिपेयर्डनेस? जनरल साहब। काजी साहब बहुत शुक्रिया। मैं इस असेसमेंट से मुतफिक हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये जो चाणक्य का नज़रिया है उसमें जब उनको शिकस्त होती है तो उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर ये होता है कि लाई लो, वेट फॉर अ गुड टाइम एंड स्ट्राइक बैक। और हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि मुसलमान बड़े फंडामेंटलिस्ट हैं, जहादी हैं और जहाद करने के लिए लड़ते हैं। लेकिन अगर आप पिछले 2000 सालों की हिस्ट्री जो है हिंदुइज्म की पढ़ें तो हिंदू भी अपने मजहब के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाके हैं और बहुत ज़्यादा बदला लेने पे उतरते हैं। और जिस तरह का बीजेपी का नज़रिया है ये इनसे बिल्कुल बाइद नहीं है कि ये दोबारा स्ट्राइक करने का सोचेंगे। लेकिन जो बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि वो तैयारी अपनी कर रहे हैं तो हम भी यहाँ पे तैयार हैं, इंतज़ार में हैं। आप कोशिश कर लें, यहाँ से आपको बहुत मेयर्ड, लेजिटिमेट और जायज़ जवाब मिलेगा। अच्छा जनरल साहब, जी मियाँ साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जनरल साहब, आज वज़ीर दाखिला ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई उसमें हमें गैबी मदद मिली। हमारे जो मिसाइल थे वो बिल्कुल निशाने पर लगे और उनके जो मिसाइल थे वो हमारे किसी भी निशाने पर नहीं लगे जिसको असेस किया जा रहा था कि वो निशाने पर लगेंगे। ये कैसी मदद थी, कहाँ से मदद आई? क्या इसको चाइना की मदद कहेंगे या इसको वाक़तन गैबी मदद, अल्लाह की मदद कहेंगे? देखिए, मैं जो है एक मुसलमान के तौर पे इसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ कि गैबी मदद हमारी आई है। और ये गैबी मदद जो है मुसलमान 1400 सालों पे में इसके ऊपर यकीन रखते रहे हैं और इस पे कामल चलते भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जब तक आपकी तैयारी, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी लीडरशिप और आपके जवानों को ज़हनी तौर पे
लड़ने का जज्बा ना हो तो ये गैबी मदद साथ नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज़ हमारे दोस्त हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें टेक्नोलॉजी देते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 90% उनकी जो जंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, उसके कॉन्सेप्ट, उनके डिज़ाइन्स और एट टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो हमारी तरफ से उनको मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि गैबी मदद अगर चाइना की मदद के साथ लोग उसको मिक्स अप कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, हमें वेपन्स भी मिलते हैं और वो हम अपनी जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है मॉडर्नाइज़ भी करते हैं और उसे इस्तेमाल भी करते हैं। मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने इस जो बात की उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज ए मुस्लिम हम सब का ये बिलीव है कि जब हमारी जीत होती है तो उसमें अल्लाह का करम जो है शामिल होता है। अच्छा, वो उनका वजीर खारजा भी उनके सर कह एक रहे और थे बात है, एक और बात अच्छा। ये है कि भारत जो है वो एक खबर आई है कि भारत सालाना 200 एटम बम जो है वो बनाने की तैयारी कर रहा है और नया रिएक्टर जो है वो भी खरीद रहा है। ये जंगी जुनून कहाँ तक जाएगा, ये किसके लिए तैयारी है और पूरी दुनिया को इस पर इससे खतरा नहीं हो सकता कि वो भारत जो है वो 200 बम सालाना जब बनाएगा तो इससे पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी? मियां साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि वो उससे पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी और वो 100 बम छोड़ के 10 बम भी बना लें तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और पाकिस्तान की जो जोग्राफिया है और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं उनके अंदर 10 बम भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर वो वहाँ पे कुछ लोग 200 बम या 300 या 500 या 1000 भी लेके जाना चाहते हैं तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो तैयारी है इतनी होनी चाहिए कि अगर इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ सोचे तो हमें म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन, यानी अगर वो हमें तबाह करना चाहते हैं तो वो खुद भी साथ हमारे तबाह होंगे। तो मेरा अगर मेरे से कोई पूछे पाकिस्तान के लिए तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने हथियार स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं और हमें उसकी जगह पे जहाज़ों के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मिसाइलों के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। तो अगर इंडियंस लगे हुए हैं, अपना बजट वो उधर लगाना चाहते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि जयशंकर साहब ने कहा है कि उनके ख्याल में हम कोई बहुत बड़ा हमला करने वाले थे अगर ये जंगबंदी ना होती। ज़ाहिर है हमने उनके अमेरिकन नायब सदर ये कह रहे हैं, तो ये ज़ाहिर है वी हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड आवर कैपेबिलिटी। उसके बाद अब दे वर ऑन देयर नीज टू गेट दिस सीज फायर डन। तो वो क्या था, हम कि किस हद तक जा सकते थे और किस वजह से उन्होंने एकदम पसपाई इख्तियार की? देखिए, मैं जो समझता हूँ जो प्रेजेंट लीडरशिप है एयरफोर्स की, आर्मी की, चूँकि मेरा इनके साथ बहुत इंटरेक्शन रहा है और काफ़ी यंग एज से इनके साथ इंटरेक्शन रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों चारों लोग जो हैं और स्पेशली फील्ड मार्शल लासन जो हैं, ये सेन लोग हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी पे बिलीव करते हैं, ये मिनिमम डेटरेंस पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हमला तो शायद नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर हो गया था कि इंडिया को उस वक़्त जो लॉसेस हुए हैं वो इतने ज़्यादा थे कि उनके लिए मैं सिर्फ आपको इतना शेयर कर देता हूं कि वो उन्होंने अपनी एयरफोर्स को तकरीबन ग्राउंड कर दिया हुआ था। और मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लेता हूं कि ये जो 5 जहाज़ और एक बड़ा ड्रोन गिरा है, ये खाली ये नहीं थे, इसके अलावा 20 और जहाज़ जो है वो पाकिस्तान गिरा सकता था। लेकिन पाकिस्तान चूंकि प्रोपोर्शनल रिस्पांस पे बिलीव करता है, सेम रिस्पांस पे बिलीव करता है और अपनी डिफेंस पे बिलीव करता है, तो इसलिए हमारी लीडरशिप जो और स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। हमारे वजीर जो हमारे दाखिला हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान की जंग में भी पाकिस्तान ने बंद करवाई, तो आप क्या समझते हैं कि डिड वी प्ले एनी रोल इन दिस? देखिए, ये ऐसी चीज़ है जो कि बाहर तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जंग के दौरान जो है वो अमेरिका में थे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने ईरानी भाइयों का साथ दिया और हम ये समझते हैं कि जिस तरह मुसलमान मुल्कों ने ओपनली ईरान को सपोर्ट किया,
और जिस तरह इसराइल के लॉसेस हुए, जिस तरह इंडिया के लॉसेस हुए थे, इसराइल के लॉसेस हुए, उन लॉसेस ने उनको फोर्स किया कि वो जो है वो सीज फायर की तरफ जाएं। और जल्द साहब लास्टली ये फरमाइएगा, जंग कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, हमने कभी पहल नहीं की और हम पुरअमन मुल्क हैं और ये बात आज इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानती है, उनका बयानिया कहीं भी नहीं बिक रहा। तो क्या ये मुमकिन है कि जो इस वक्त रूलिंग स्ट्रक्चर है उनका और जो उनकी इंटरनल पॉलिटिकल है प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर है उसको एक्सटर्नलाइज करते हैं ये, तो कोई आपको लगता है कुछ सेनर एलिमेंट्स हैं जो ये इस तरह बेगुनाह लोग ना मरें और हम जंग से दूर रहें? डू यू सी एनी रीज़न वहाँ पे प्रिवेल करती नज़र आती है इंडिया में? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो हमारा एक नसीब है कि इंडियंस हमारे नेबरहुड में हैं। उनकी इतनी बड़ी आबादी है कि सेनर एलिमेंट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सेनर एलिमेंट इवन कांग्रेस के अंदर भी जो हैं वो पाकिस्तान को दुश्मन लेते रहे। और उसकी वजह ये है कि पिछले 5000 सालों से जो वेस्टर्न उनकी साइड है उसकी वजह से उनके ऊपर। अच्छा चले, मैं जल्द साहब वक्त की कमी के बायस में एक और अहम सवाल की तरफ आता हूँ। आज इजराइल के अखबार में खबर छपी है, जो नाज़रीन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि बाई पार्टीजन यूएस लॉ मेकर्स प्रपोज गिविंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स टू इजराइल। ये क्या ये डेवलपमेंट अगर ये मिल जाता है उनको सामान, तो ये क्योंकि इजराइल भी शामिल था पिछली जंग में इंडिया के साथ हमारे खिलाफ, फ्यूचर में ये होता है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कितने ख़तरे में हो सकते हैं हम? जल साहब। मैं जो है वो 5 साल फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड रहा हूँ और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की एक जिम्मेदारी ये है कि जो हमारे स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं उनको ठीक तरीके से स्टोर कराना। मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्ट्रेटजिक एसेट जो हैं वो इस तरह स्टोर हुए हैं कि बंकर बस्टिंग एमुनिशन जो है वो इंशाल्लाह कारगर नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे, लेकिन सर कनाडा के माहिरीन भी कह रहे हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो इजराइल है वो गजा के बाद अभी मगरबी पट्टी की तरफ बढ़ना चाह रहा है, वहाँ पर कब्जे के बाद वो पाकिस्तान की जानिब बढ़ना चाह रहा है। तो B-2 बम्बर जो हैं वो उनको भी मिल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको दिए जाएं। अगर वो दिए जाते हैं या ये बाकायदा तौर पर ये बात हो रही है कि पाकिस्तान को उसका निशाना है, तो फिर हमारा जो है वो रिस्पांस कैसा होगा? देखिए, पाकिस्तान के पास वो सारे वेर विदाल वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं कि अगर इजराइल की तरफ से या इजराइल और इंडिया की तरफ से कंबाइन हमारी तरफ कोई एग्रेशन हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स और हमारी ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो इस बात पे कैपेबल हैं कि वो जवाबी कार्रवाई जो है कर सकें, अपने आप को बचा सकें। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जो एसेट्स हैं उनको टेक आउट करना इतना ईजी नहीं है। मैं इससे ज़्यादा इस प्रोग्राम में नहीं कह सकता। वैसे मैं आपको इतना बता दूंगा कि हमारे एसेट्स एक जगह पे भी नहीं है, हमारे एसेट्स जो हैं वो इतनी सामने भी नहीं है कि एक बंकर बस्टिंग मिसाइल जो है आके उनको उड़ा दे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे एसेट्स जो हैं ज़रूरत पड़ने के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाएंगे। ये तो खैर हमें पहले भी यकीन है और एक रिस्पांसिबल स्टेट के तौर पर जो आलमी इदारे हैं वो भी हमें जो है कभी उन्होंने उंगली नहीं उठाई। लेकिन ये जल साहब, ये हमारा ये इंडिया अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात भी हुई, तो वाई ये साथ साथ डिप्लोमेसी और साथ साथ ये थ्रेट्स भी चलती रहती हैं और ये वाई दिस? देखिए, ये तो चलता रहना है। हम कोई शीरो शकर नहीं हो गए इंडिया के साथ, हम इजराइल के साथ शीरो शकर नहीं हो गए। और ये इंटिमिडेट करना जो है ये दुश्मनी में एक नॉर्मल चीज़ होती है, वो इंटिमिडेशन चलती रहेगी, तैयारियां साथ साथ चलती रहेंगी। वो तैयारी करेंगे तो हम भी साथ साथ तैयारी कर रहे होते हैं। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें, चूँकि अभी दोनों मुल्कों को सुबकी हुई है, तो उस सुबकी को अपने अवाम के सामने, अपने लोगों के सामने, अपने इलाके के, देखिए जनरल साहब, ये तो बिल्कुल बात जो है बजा है। हमारे एयर मार्शल जो है वो अमेरिका में है और जीती हुई फौज ही जो है वो को उसकी जो है बिल्कुल पजीराई होती है, ना कि इंडिया की। इंडिया को जिल्लत में जो है शिकस्त हुई है। आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर कोई बड़े माहदे होने के इम्कानात हैं और पाकिस्तान और जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं उसको आप किस तरह नज़र से देखते हैं? आप
दफाई तल्लुकात में मुझे कोई बहुत बड़ी चेंज नज़र इस वक्त नहीं आ रही। जो एयर चीफ का विज़िट है अमेरिका का, वो एक अच्छा विज़िट जा रहा है। वो एक ऐसी एयर फोर्स के चीफ हैं जिसने अभी एक मार्के में अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। फील्ड मार्शल साहब जब गए हैं तो वो उन्होंने अपने से बड़े मुल्क को शिकस्त दे के गए हुए हैं। तो विनर जो है उनकी पिज़ाई जल तो साहब, ये तो पूरी हमने दुनिया में पूरी दुनिया में देखा कि किस तरीके से मुल्क का वकार भी बढ़ा, और जो डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि जो हमारे यहाँ पहले इतना नहीं था वो उसमें हमें पजीराई भी मिली, और लोगों ने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बाय किया दुनिया में। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ थे। ये मामलात हैं तो कुछ दुनिया के, कुछ हमारे, और कुछ मकामी और कुछ आलमी। ये था हमारा आज का शो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।